जी कैफ 4 लेक्चर 82 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारी सेकंड रिवीजन क्लास है। कल की रिवीजन क्लास में हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के कंसेप्ट्स को रिवाइज़ किया था। आज की रिवीजन क्लास में हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर 4 हमारा रिलेट करता है फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट से, और चैप्टर 5 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। और इसके साथ ही आपको चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के माइंड मैप्स भी शेयर कर दिए गए होंगे आपको। नहीं चलिए क्लास के एंड पे आप भूलना जाइएगा, एंड पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जो चैप्टर 4 है ये फ्री कंसेंट, आपको याद होगा हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक एसेंशियल स्टडी किया था, फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो ये चैप्टर बेसिकली फ्री कंसेंट से डील करता है। सब्सटेंशियल पोर्शन इस चैप्टर का फ्री कंसेंट से रिलेट करता है। एंड पे एक छोटा सा कंसेप्ट कह ले वाइड एग्रीमेंट, जो इससे पहले भी हमने ये वाइड एग्रीमेंट्स की जो लिस्ट है काफ़ी हद तक कवर की हुई है। तो चैप्टर 4 में जो मेजर पोर्शन है वो है फ्री कंसेंट। और ये ध्यान में रखिएगा, फ्री कंसेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ा था। फ्री कंसेंट कब नहीं होती, 5 चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था जब फ्री कंसेंट नहीं होती। कौन कौन सी है? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक एग्जैक्टली। तो चैप्टर 4 में हम 1 बाय 1 इन सारे सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि कब मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, कब फ्रॉड है, कब अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कब कोर्शन है, कब मिस्टेक है। और हर सिचुएशन में फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिक रूल तो यह है कि इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता, ठीक है, लेकिन सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, सम टाइम नहीं होता। ये सारी डिस्कशन हम आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं फ्री कंसेंट। सबसे पहले फ्री कंसेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या है कि फ्री कंसेंट तब होती है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। यानी जब ये 5 चीजें नहीं होंगी तो फिर उस वक्त हम कहेंगे कंसेंट फ्री है। जब इन 5 में से कोई एक चीज भी होगी तो हम कहेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम कोर्शन का मतलब क्या होता है? कोर्शन का मतलब ये होता है कि जोर जबरदस्ती के जरिए से फिजिकली किसी को प्रेशराइज करके या थ्रेट करके उसके साथ एग्रीमेंट किया जाए, उसे हम कहते हैं कोर्शन। कोर्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट जो कि लॉ मना करता है, फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ मना करता है, कोई ऐसा जुर्म जो पाकिस्तान, ऐसा एक्ट जो पाकिस्तान पिनल कोड में जुर्म है, उसके जरिए से किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो हम उसे कहेंगे कोर्शन। जैसे फर्ज कीजिए किसी को कत्ल की धमकी दे के अगर एग्रीमेंट किया जाए, ये कोर्शन है। किसी फैमिली मेंबर को, किसी ट्रेडर के, ताजिर के फैमिली मेंबर को अगवा करके तो उसके साथ एग्रीमेंट किया जाए, कोर्शन है। तो इस कोर्शन में फिजिकल प्रेशर जो है या थ्रेट किया जाता है उस पार्टी को कि उसकी प्रॉपर्टी को या उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा अगर उसने एग्रीमेंट नहीं किया। और ये क्वेश्चन याद रखें, ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है, ठीक है। समटाइम ये जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं ये भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, एक उस पार्टी को किडनैप करेंगे या उसको प्रेशराइज करेंगे कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पे मजबूर हो जाए। यह है क्वेश्चन। इसका इफेक्ट क्या है? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, क्वेश्चन में आके कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, तो उसके बाद जब आपको पता चला कि हालात अब नॉर्मल हो गया, अब आप उस खतरे से बाहर निकल आए हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। लॉ ये कहता है इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन की बेस पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल। वाइडेबल का मतलब आपको पता है क्या है कि आपकी ऑप्शन है, चाहे आप इसको इन्फोर्स करवाना चाहे इन्फोर्स करवा लें, और अगर रिसेंड करवाना चाहें इसको रिसेंड में, दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप कैलकुलेशन करें कि जो आपको ज्यादा फेवरेबल ऑप्शन लगती है वो उसको एक्सरसाइज कर ले। वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यानी जिस पे क्वेश्चन एक्सरसाइज की गई है उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाए, चाहे तो रिसेंड करवा ले, रिसियन करवा ले। अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जाता है तो बेनिफिट्स को रिस्टोर करना पड़ेगा। यानी अगर हमने किसी ताजिर को गन पॉइंट पे उससे ये कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जो 50 लाख वाली प्रॉपर्टी है वो 10 लाख में हमें बेच दें, उसने एग्रीमेंट कर भी लिया, क्या बाद में ये जो सेल एग्रीमेंट है इसको नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है? बिल्कुल, उसके पास ऑप्शन है। और अगर वो ट्रेडर इसको नल एंड वाइड करार देता है
तो क्या हमें सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट्स उसको वापस करने पड़ेंगे कि 10 लाख रुपए भी वापस मिलेंगे? 10 लाख रुपए भी वापस मिलेंगे। ठीक है, रीस्टोर बेनिफिट का मतलब यह है कि दोनों पार्टी ने जो जो बेनिफिट्स लिए हुए हैं वो वापस करेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उसको जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसके अंदर जो भी बेनिफिट्स ट्रांसफर हुए हैं वो रीस्टोर हो जाएंगे। वैसे ये चूंकि एक क्राइम है, किसी को धमकी देना, गन पॉइंट पे किसी के साथ प्रेशराइज करना, तो इसकी भी सजा है, लेकिन वो क्रिमिनल लॉ देगा। हम सिविल लॉ पढ़ते हैं, हम सिर्फ इसका इंपैक्ट देखेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है। ठीक है, इसके अलावा एफआईआर दर्ज करानी है, उसको जेल करवानी है, सजा वगैरह, वो क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन साबित, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है कि कोर्ट में जाके किसने साबित करना है, कोर्ट में जाके किसने साबित करना है कि कोर्शन एक्सरसाइज हुई थी। जज को कैसे पता चलेगा? पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही है, रिसेंड कर रही है, वो कोर्ट में जाके साबित करेगी कि कोर्शन एक्सरसाइज हुई थी और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं। भाई ये बात समझ आ गई क्वेश्चन की? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉ मना करे उसके जरिए से एग्रीमेंट करे। क्वेश्चन है, इफेक्ट क्या है? एग्रीमेंट वाइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। अगर आप इसको रिसेंड करते हैं तो बेनिफिट्स को रिस्टोर करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? पार्टी रिसाइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें जो प्रेशर है वो फिजिकली है, इसमें प्रेशर मेंटली है। जैसे किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना, और इसकी डेफिनेशन हमें ये बताती है कि नॉर्मली अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई ना कोई फैमिली मेंबर, या लाजमी नहीं फैमिली मेंबर या कोई ऐसा जिसके साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप है, वही पर्सन एक्सरसाइज कर सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोई बाहर का बंदा अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जिसके साथ हमारा फैमिली टर्म्स एंड कंडीशन होंगी तो उनके साथ, उनके ऊपर ही अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जाए। और दूसरी चीज अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफरेंशिएट करती है वो ये कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्राइम नहीं है। क्वेश्चन एक क्राइम है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक क्राइम नहीं है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से भी अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो याद रखिए उसको भी बाद में कैंसिल किया जा सकता है, वाइड किया जा सकता है, रिसेंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन बताता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि एक पार्टी जिसकी डोमिनेटिंग पोजीशन है, डोमिनेटिंग पोजीशन है। जैसे बहुत से रिलेशनशिप की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत से जैसे एग्जांपल बहुत सी हैं, वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिलहाल सिर्फ एक एग्जांपल, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, डॉक्टर एंड पेशेंट। चलिए क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो सकता है। वो कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की व्हेन ए पार्टी ने डोमिनेटिंग पोजीशन, बताइए इन दोनों में डोमिनेटिंग पोजीशन नॉर्मली किसकी होती है? पेरेंट्स की, ठीक है, डोमिनेटिंग पोजीशन है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए तो बाज़ औक़ात वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाता है। मेरी बात माने वरना घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बहरहाल डिपेंड, जब कंफर्म नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा यही पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स जब डोमिनेटिंग पार्टी अपनी इस पोजीशन को यूज करे, एक पार्टी डोमिनेटिंग होगी दूसरी डोमिनेटिंग नहीं होगी। अब मुझे बताएं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डोमिनेटिंग पार्टी कौन है? एम्प्लॉयर। डॉक्टर एंड पेशेंट में डोमिनेटिंग पार्टी कौन से है? डॉक्टर। इसी तरह पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज में, और इसमें टैक्स ऑफिसर में, और जो टैक्स पेयर है टैक्स, इसी तरह उसमें और भी रिलेशनशिप, बल्कि रिलेशनशिप आपके साथ आज डिस्कस करते ही जाते हैं ताकि 12 कोई बात नहीं, हम भी फारिग ही हैं, दिखाएं भाई। तो वो रिलेशनशिप कौन कौन से? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसमें डोमिनेटिंग पोजीशन किसकी है? पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज, टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर, पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्डियन एंड माइनर, क्लाइंट एंड एडवोकेट, एडवोकेट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। अब आगे फियांसी एंड फियांसे, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ना? हाँ, इसमें कोई भी हो सकता है। आपको याद है वो गजाला वाली केसड़ी, याद है? हाँ मुझे भी याद है, हाँ? फिर डॉक्टर एंड पेशेंट में कौन? डॉक्टर, मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट। तो ये ए फैमिली मेंबर एंड एनफीबल्ड ओल्ड मैन, बहुत बूढ़ा आदमी और फैमिली मेंबर, ठीक है। बात आपको केस स्टडी बताई थी ना, जिसमें वो भतीजे ने अपने बूढ़े चचा को कहा कि ये मेरी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर है, आपने इसके ऊपर साइन करने हैं गारंटर के तौर पे, और वो असल में मकान के ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स थे।
तो इसमें एज्यूम हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल। तो व्हेन पर्सन इन डोमिनेटिंग पोजीशन क्या करता है, वो इस डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाते हुए अनफेयर एडवांटेज हासिल करे, तो इसे कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, वो इस डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अनफेयर एडवांटेज हासिल करे, हम कहेंगे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। इफेक्ट क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस का? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, और अगर इसको रिसेंड करते हैं तो आपको उसी तरह बेनिफिट्स को रिस्टोर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क है, सम टाइम ऐसा होता है कि एग्रीव्ड पार्टी सारे पैसे वापस नहीं कर पाते। आपको याद बताया था वो गांव में वो जो बुढ़िया की और चौधरी साहब के तरफ डीलिंग, बिल्कुल। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्युटली पूरे का पूरा या कंडीशनली यानी पार्शली कैंसिल कर दिया जाए। अगर सारे के सारे पैसे आप वापस नहीं कर सकते तो जितने वापस कर सकते हैं, बेनिफिट्स रिस्टोर कर सकते हैं, उतना को कर दें, उतना को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। जिसकी रिस्टोरेशन है, जिसकी रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर इन्फोर्स करवाना पड़ेगा। यहाँ पे सारे के सारे बेनिफिट्स रिस्टोर हो रहे थे। यहाँ पे वो कह रहा है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में एब्सोल्युटली या कंडीशनल, कंडीशनल मतलब पार्शली सब्जेक्ट टू कंडीशन। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस आप मुझे बताएंगे, पहले मुझे बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का? डिफरेंस वन बाय वन। रिलेशनशिप, क्वेश्चन में रिलेशनशिप नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में नॉर्मली रिलेशनशिप हो सकता है। कंसेंट क्वेश्चन में फ्री नहीं होती, अनड्यू इन्फ्लुएंस में फ्री होती है। नहीं नहीं नहीं, उसमें भी नहीं, तो फर्क ये फिर ना हुआ कि इसमें नहीं होती। इसमें कंसेंट ऑब्टेन की गई अनड्यू इन्फ्लुएंस अपनी पोजीशन को डोमिनेट करते हुए, और क्वेश्चन में कंसेंट ली गई है थ्रेट के जरिए से। ये फर्क नहीं है कि इधर फ्री है और उधर फ्री नहीं है, दोनों में फ्री नहीं है। फ्री नहीं है इसलिए तो दोनों डिस्कस कर रहे हैं। यानी कंसेंट ऑब्टेन कैसे की, कंसेंट इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन, ये थ्रेट के जरिए और ये डोमिनेटिंग पोजीशन के जरिए। नेचर ऑफ प्रेशर, क्वेश्चन फिजिकल, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल। बाय हुम, क्वेश्चन नॉर्मली स्ट्रेंजर अप्लाई करता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस नॉर्मली रिलेटिव, कोई ना कोई रिलेटिव। ठीक है। थर्ड पार्टी क्वेश्चन तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। बर्डन या ओनस ऑफ प्रूफ, क्वेश्चन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके, अभी पढ़ा था, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ऑन पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्वेश्चन किसके ऊपर है? हाँ जी, डिपेंड करता है, बिल्कुल। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है तो पार्टी डोमिनेटिंग द पोजीशन प्रूव करेगी, और अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता तो पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रूव करेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। ये बात समझ आई? नहीं, फिर बताइए, बर्डन ऑफ प्रूफ क्वेश्चन के केस में कौन प्रूव करेगा? ये क्वेश्चन एक्सरसाइज होती, पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कौन प्रूव करेगा? ये डिपेंड करता है। अगर तो सिचुएशन ऐसी है जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है तो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन वाली प्रूव करेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। और अगर केस स्टडी ऐसी है, रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें प्रिज्यूम नहीं किया जाता अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसका? जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है, पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। भाई क्लियर हुई है बात? क्रिमिनल लायबिलिटी, कौन सी क्रिमिनल लायबिलिटी है? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। रीजन क्या? ये रीजन लिखा हुआ है नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन की क्या रीजन होती है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस की अनफेयर एडवांटेज हासिल करना है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, क्वेश्चन में रिस्टोरेशन बेनिफिट अलाउड कंप्लीटली, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एब्सोल्युटली भी हो सकती है और कंडीशनली भी। फर्क समझ आया दोनों का? एग्जाम में अगर क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का फर्क है बता सकते हैं, टेबल सारा छाप देंगे। एक आधा अगर फैक्टर भूल भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6-7 लिख दीजिएगा, मेरा ख्याल है सफिशिएंट होंगे, लेकिन याद आपने सारे करना है।
अब एग्जाम, अब ये तो है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, अगर पूछेगा तो क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस नॉर्मली पूछता है। अगर वो केस स्टडी पूछे तो केस स्टडी में सबसे अहम चीज होती है हमारे लिए ये जानना कि किन एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है, और किन सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी केस स्टडी का आंसर इस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है तो हम कहेंगे एग्रीड पार्टी फौरन जाए और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाए, और अगर रिलेशनशिप ऐसा जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता, हम कहेंगे अब जो एग्रीड पार्टी है ना इसको साबित करना पड़ेगा, इसको साबित करना पड़ेगा। आपको याद है वो फियांसी वाली केस स्टडी में अगर वो कोर्ट में चले जाए तो कोर्ट उस एग्रीमेंट को नल एंड वाइड कर देगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है। लेकिन आपको एक और केस स्टडी याद होगी जिसमें एक बंदा बैंक लोन लेने के लिए गया था और बैंक ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको लोन दिया था। अब बताइए डेटर और क्रेडिटर में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है? इसमें वो बंदा अगर कोर्ट में जाके कहे देखिए उसने मुझे मार्केट रेट से ज्यादा पे लोन दिया है, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा, वरना कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा रिसीन का, वरना कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं हो सकता। ये याद है? तो हमने ऐसी एग्जांपल्स तो पढ़ ली, 12 एग्जांपल्स आपने बताया था जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल ना पढ़ने जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। इसका वैसे तो एक बड़ा आसान हल है, क्या इन रिलेशनशिप के अलावा जितने भी रिलेशनशिप हैं अनड्यू प्रिज्यूम नहीं किया जाता। लेकिन खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट पेपर को सामने रखते हुए कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लें कि खास तौर पे एग्जाम में इन एग्जांपल में से वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम होता है। हस्बैंड एंड वाइफ, नहीं क्या? अच्छा वैसे अजीब बात नहीं है, फियांसी वाले केस में वो अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम कर रहा है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल उसकी मर्जी। क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर और डेटर में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। लैंडलॉर्ड और टेनेंट, मालिक मकान किराएदार में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। प्रिंसिपल एंड एजेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। और टीचर एंड स्टूडेंट, वो एग्जांपल फिर आ गई, वो लेक्चर में भी रह गई थी। टीचर एंड स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि एग्जांपल को वो कहते हैं क्लोज टू, ये फादर एंड सन वाली एग्जांपल है। तो इनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया। ये एग्जांपल याद रहेंगी आपको केस स्टडी करते हुए। बर्डन ऑफ प्रूफ हमने पढ़ लिया। जब प्रिज्यूम किया जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? पार्टी जो डोमिनेट कर रही है। और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता, पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जी क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ना है एलिमेंट? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस गलत बयान नहीं, गलत बयान और फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब गलत बयान नहीं, यानी डिफरेंस क्या है? डिफाइन करते हुए कहता है ये मिस रिप्रेजेंट फॉल्स स्टेटमेंट। फ्रॉड में भी कहता है फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब है दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों जगह पे आप कोई स्टेटमेंट ऐसी दे रहे हैं जो कि गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आपकी इंटेंशन टू धोखा देने की नियत, धोखा देने का इरादा नहीं है, जबकि फ्रॉड इंटेंशनली किया जाता है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में फॉल्स स्टेटमेंट है। और मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में डिफरेंस क्या है? इंटेंशन टू डिसीव मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, जबकि फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव है। इसका मतलब है कुछ कंसेप्ट सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है। कुछ कंसेप्ट मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का कुछ कंसेप्ट सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है। सिमिलर क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। और डिफरेंस क्या है? एक में इंटेंशन टू डिसीव है, दूसरे में नहीं है। फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव है, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं है। अब जैसे आपको पता है हम एसेंशियल्स पढ़ते होते, अभी तक हमने कौन कौन से एसेंशियल पढ़े? हमने एसेंशियल्स पढ़े वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, हमने एसेंशियल्स पढ़े ऑफर के, हमने एसेंशियल पढ़े एक्सेप्टेंस के, हमने और एसेंशियल किसके पढ़े?
कंसीडरेशन के पढ़ लिया है, पार्टनरशिप के अभी पढ़ने हैं। अब हम एसेंशियल्स पढ़ने जा रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के। अब आपने मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स आपको याद है 5 थे कि 4 थे? 4 थे। और इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन भी है। एसेंशियल्स का मतलब क्या है? वो चीजें जो कि होना जरूरी है, अगर वो नहीं है तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। यानी आप एसेंशियल्स को जाके कोर्ट में साबित करेंगे ना, तो फिर वो जज कहेगा हाँ मिस रिप्रेजेंटेशन है, करो इस कॉन्ट्रैक्ट को फारग। लेकिन अगर साबित ही ना कर सके तो फिर तो क्या है? एसेंशियल्स का मतलब हमें पता होना चाहिए ना क्या क्या है साबित कर। तो पहले एसेंशियल क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन का? बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन हो या उसके एजेंट की तरफ से। अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन दी गई है, फिर अगर जिस बंदे की जमीन है वो कहता है कि इसमें तेल का कुआं है और हम खरीद लेते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन है। और अगर कोई और बंदा कहता है हमें इसमें तेल का, और हम उस बंदे से जमीन खरीद लेते हैं, और जिस बंदे ने हमें मशवरा दिया है उसमें और इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, जो सेलर है जिससे जमीन, तो मिस रिप्रेजेंटेशन है? और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से होती है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट या उसके एजेंट की तरफ से, वरना मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। इसके बाद दूसरा एसेंशियल क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंशन नॉट इंटेंशन टू डिसीव हो। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट हो और उसे उसके ख्याल में दुरुस्त है। बताया था ना, फैक्ट्री खरीदने का एग्रीमेंट किया और फैक्ट्री 1 साल में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमें उस बंदे ने कहा कि जी 1 साल में ये 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करती है। लेकिन उस बंदे का खुद भी यही ख्याल है, जो मालिक है वो फैक्ट्री में, कभी उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में घुसा ही नहीं, वो उसको लगता है 1.5 लाख यूनिट, उसको खुद भी यही लगता है, लेकिन है गलत स्टेटमेंट। ये मिस रिप्रेजेंटेशन है कि फ्रॉड है? मिस रिप्रेजेंटेशन। तो पहला बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल क्या है कि स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। फिर एसेंशियल क्या है? फैक्चुअल होना चाहिए। फैक्चुअल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा सा फर्क होता है। अब ये केस स्टडी में टच करता है। अगर वो बंदा ये कहे जो फैक्ट्री का मालिक है, सर इस फैक्ट्री में 1.5 लाख यूनिट पर एनम प्रोड्यूस होता है, असल में 1 लाख होता है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। और अगर वो कहे सर मेरे ख्याल में 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस होता है, अब मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं दी, ओपिनियन दिया। स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में फैक्चुअल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ओपिनियन नहीं होना चाहिए। मेरा इरादा है, मेरा ख्याल है, ऐसे अल्फाज नहीं है, इससे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होते। ना मिस रिप्रेजेंटेशन होती है ना फ्रॉड होता है। ये एसेंशियल्स आप देखेंगे, एसेंशियल्स मैच करते हैं, क्योंकि बताया था मिस रिप्रेजेंटेशन का और फ्रॉड का कंसेप्ट कुछ मैच करते हैं, कुछ फर्क भी है लेकिन कुछ मैच भी करते हैं, मैच ज्यादा करते हैं, फर्क कम है। ठीक है, तो अभी कितने एसेंशियल पढ़े हमने? 2 के 3। पहला कौन सा? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। तीसरा फैक्चुअल स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक्टेड, उस बंदे ने इस इंफॉर्मेशन की बेस पे एक्शन लिया हो। ठीक है, ये तो फ्रॉड में भी है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे एक्शन लिया हो। अगर एक्शन लिया तो है लेकिन किसी और इंफॉर्मेशन की बेस, मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस में नहीं, किसी और इंफॉर्मेशन की बेस पे, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, वो जगह उस मालिक ने कहा कि इसमें तेल का कुआं है, मैंने कहा यार तेल का कुआं तो पता नहीं है कि नहीं, मैंने तो इधर जो है वो टमाटर उगाने हैं, टमाटर के लिए बेहतरीन जगह है और मैं इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मैंने टमाटर उगाने हैं। अब बाद में पता चलता है कि उसमें कुआं नहीं निकलता, क्यों नहीं मिस रिप्रेजेंटेशन? उसने गलत स्टेटमेंट दिया, उसने खुद दिया है और फैक्चुअल थी। मैंने एक्टेड अपॉन इट नहीं किया, एक्टेड अपॉन समथिंग एल्स किया, एक्टेड अपॉन समथिंग एल्स किया। वो आप प्रोस्पेक्टस वाली एग्जांपल भी याद होगी। कंपनी ने शेयर इशू करने थे, उसके लिए प्रोस्पेक्टस दिया, उसमें पिछले सालों का प्रॉफिट गलत लिखा हुआ था, लेकिन हमने प्रोस्पेक्टस देख के शेयर्स नहीं खरीदे, अपने ब्रोकर की एडवाइस पे उसने मशवरा दिया था, शेयर हमने फिर शेयर खरीदे। अब बताए मिस रिप्रेजेंटेशन है, फैक्चुअल भी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। एसेंशियल पूरा नहीं, कौन सा एसेंशियल पूरा नहीं है? एक्टेड अपॉन। हालांकि बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, मिस फॉल्स स्टेटमेंट है और फैक्चुअल है,
लेकिन चूंकि एक्टेड अपॉन इट नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। क्लियर हो गया? पूरे हो गए यार? कोई रह तो नहीं गया? इंटेंशन टू डिसीव नहीं होनी चाहिए। हाँ, इंटेंशन टू डिसीव नहीं, और मैं भी यही कह रहा हूं, इंटेंशन टू डिसीव नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन टू डिसीव इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं होनी चाहिए। वो भाई कह रहे हैं नहीं सर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हेडिंग तो होनी चाहिए कि इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो भाई हेडिंग बना लें, बिल्कुल ठीक है, इंटेंशन टू डिसीव नहीं होनी चाहिए। भाई एसेंशियल समझ आ गए? क्या एसेंशियल? शाबाश, क्या एसेंशियल है? पार्टी दूरी कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एक्टेड अपॉन इट, फैक्चुअल होनी चाहिए, मेयर ओपिनियन नहीं होने। बिल्कुल ठीक। अब साबित हो गया कि मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोर्ट बोलेगा हाँ भाई मिस साबित, बताओ क्या चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना है, इन्फोर्स करवाना है कि रिसेंड करवाना है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से। उससे पहले शुरू कहां से हुई थी कहानी? अंडी इन्फ्लुएंस की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, कोर्शन की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, लेकिन दोनों के इफेक्ट में फर्क आ गया। उसने कोर्शन में कहा रिस्टोर बेनिफिट, अंडी इन्फ्लुएंस में कहा फुल्ली और पार्शली कंडीशनली। अब यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा देखिए, वैसे तो सब में ही वाइडेबल होगा क्योंकि फ्री कंसेंट जो नहीं है, और हमने जनरल रूल पढ़ा हुआ है, फ्री कंसेंट नहीं है तो पढ़, लेकिन हर एक में आप देखें इफेक्ट में वो फर्क डाल रहा है। अंडी इन्फ्लुएंस और क्वेश्चन में फर्क थोड़ा था, यहाँ पे फर्क ज्यादा आ गया। क्या? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे एक अहम चीज ना बता दूं जो किताब में नहीं लिखी हुई, और आप अक्सर पूछते थे क्लास के दौरान, नहीं तो आपने कितने, एक है एसेंशियल ऑफ मिस रिप्रेजेंट, एक है इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एक्सेप्ट। एसेंशियल्स सारे के सारे पूरे होना जरूरी हैं। अगर एक एसेंशियल भी मिसिंग होगा ना, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन का केस नहीं बनेगा। 3 पूरे हो रहे, 1 पूरा नहीं हो रहा, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस नहीं बनेगा। लेकिन फिर अगला इफेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एक्सेप्ट 1 2 3 4 5, इन 5 सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा, यानी आप उसको रिसेंड नहीं कर सकते, बाकियों में कर सकते हैं। इन 5 में कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं, इन 5 में कोई एक भी अगर आ गई तो वाइडेबल नहीं रहेगा। इन 5 का पूरा होना जरूरी नहीं है। फर्क समझ रहे हैं? सर एंड है, आप पूछते थे सर दरमियान में एंड है कि और है? हाँ, इन एसेंशियल्स के दरमियान में एंड है, और इफेक्ट वाइडेबल एक्सेप्ट में और है, और है, और है, और है। इसमें एंड है, एंड है, एंड है, बस 4 पॉइंट आना तो 3 एंड आएंगे, इतनी को इंग्लिश मुझे भी आती है, और इसमें 5 पॉइंट है तो 4 आर आएंगे। लेकिन वो पॉइंट कब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा? अगर वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उसको पता लगा सकता था। सेब वाले ने रेडी पे ऐसे सेब लगाए हैं जो फ्रंट से साफ सुथरे हैं, बैग से उजड़े हुए हैं। हम गए और हमने बगैर देखे उसे कहा डाल दो भाई 2 किलो। घर आके देखा वो तो सारे गले सड़े थे आधे। बताइए ये मिस रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? क्यों नहीं है? आप ऑर्डिनरी, आप सिर्फ उठा के चेक कर लेते ना, ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ रीजनेबल चेकिंग कर लेते, आपको पता चल जाता, पता चल जाता। उसने कहा बंदे ने, सर ये फैक्ट्री है, इसमें 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं हर साल, नहीं यकीन तो ये हमारे फैक्ट्री के अकाउंट चेक कर ले। अकाउंट्स में 1 लाख ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने इतना भी तकल्लुफ नहीं किया कि उसको खोल के देख लें। और हमने कहा ठीक है, अब बताइए अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? अब नहीं है। आप बड़ी आसानी के साथ रीजनेबल इंस्पेक्शन करके पता चला सकते थे। पहला केस हो पहला इस केस में अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ ये फॉल्स स्टेटमेंट को पकड़ा जा सकता था, हमने ऑर्डिनरी डिलीजेंस भी नहीं की,
तो ये फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, ये अब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहा। अगली एग्जांपल, नॉट एक्टेड अपॉन, हमने मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्शन नहीं लिया, एक्शन तो किसी और बेस पे लिया। ये तो एक्सप्लेन हो गया ना। अच्छा, इसको उसने एसेंशियल्स में भी लिख दिया, इधर भी लिख, चले कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो समझ आ गया ना। नेक्स्ट अगली एग्जांपल, थर्ड पार्टी आ जाती है। सिंपल कहानी, थर्ड पार्टी को द मीन फैक्ट्री मैंने खरीदी, ये भाईजान ने मुझे 1.5 लाख का कह के 1 लाख प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री बेच दी। मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड कर सकता हूं अभी, लेकिन मैंने आगे किसी और थर्ड पार्टी को फैक्ट्री बेच दी। अब कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। रिसिंड कर भी दिया, कहेगा लाओ मेरी फैक्ट्री, कहां से लेके आऊंगा, मैं तो थर्ड पार्टी को दे चुका हूं। तो नहीं हो सकता ना। कॉमन सेंस कहती है जब जिस चीज की मिस रिप्रेजेंटेशन थी वो आगे थर्ड पार्टी को आप दे चुके हैं, थर्ड पार्टी इनोसेंट पार्टी इंटरेस्ट एक्वायर कर चुकी है, तो अब थर्ड पार्टी से थोड़ी वापस लेंगे, हम उसको देंगे। वो तो फिर हो गया काम अंदर, वैसे ही हो गया। क्लियर? ओके। 3 हो गए। कांट रिस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन, मिस रिप्रेजेंटेशन बताया था ना। हमने टिक्का पिज्जा मंगाया, उसने वेजिटेबल वाला भेज दिया, हमने खा लिया, उसके बाद कहा नहीं हम तो कॉन्ट्रैक्ट, ये मिस रिप्रेजेंटेशन, हमने मंगवाया कुछ और था, तुमने भेजा कुछ और, तुमने तो कहा था टिक्का भेजोगे, वेजिटेबल भेज दिया। नहीं, हाँ फूड पैंडा में यही चलता है। उन्हें पता होता है भाई एक दफा सामने आ गया ना, अगर हम कोई ऊंच नीच हो भी गई, किसने वापस करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता अब, क्योंकि बेनिफिट्स को रिस्टोर नहीं कर सकते आप। 4 हो गए। पता चलने के बाद भी आप बेनिफिट्स लेते रहे। मुझे पता, फैक्ट्री ले ली, मुझे पता चल गया कि ये तो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करती है, मुझे चाहिए था फौरी तौर पे एक्शन लेना, मैंने फिर भी कहा चलो कोई नहीं चला। अब 2 साल मैंने फैक्ट्री चलाई, उसके बाद नुकसान हो गया, अब मैं 2 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता, कर सकता हूं? नहीं कर सकता। 5 केसेस हो गए। 5 कौन से केसेस? जब मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता। पहला केस कौन सा था? ऑर्डिनरी डिलीजेंस से जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा कौन सा था? नॉट एक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। थर्ड, बेनिफिट्स कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। फिर बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। थर्ड पार्टी एक्वायर्ड इंटरेस्ट। अच्छा चले, इस पे क्लियर हो गए ये सारे। छोटी सी केस स्टडी पूछ लो जो पहले भी पूछे थे। ए ने बी से जनरेटर खरीदा, बी ने कहा जनरेटर बिल्कुल ठीक है, हालांकि जनरेटर में फॉल्ट था, बी को भी नहीं पता था फॉल्ट है। ए ने जब खरीद लिया, घर लेके गया, 2 दिन के बाद जनरेटर चलते चलते रुक गया, पता चला उसमें फॉल्ट है। मिस रिप्रेजेंटेशन है कि फ्रॉड? अब बताइए बायर के पास क्या ऑप्शन है? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। बायर गया सेलर के पास, उससे कहा ये तो खराब है। सेलर ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, ठीक करवा देते हैं, आधा खर्चा आप दें आधा खर्चा मैं देता हूं, या सारा खर्चा फर्ज कीजिए मैं देता हूं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब उसने खर्चा किया, आपने भी थोड़ा सा खर्चा किया जनरेटर को, ठीक, आपने फिर उसको चलाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही घर जाके आपने इसको ऑन किया और 1 मिनट के लिए भी जनरेटर अगर चल गया, आपने फायदा हासिल कर लिया, आइडेंटिफिकेशन। अब वाइडेबल नहीं रही है, आधे घंटे के बाद फिर खराब हो गया अगर, आप क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। याद है केस स्टडी की थी। ये तो हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। अब आगे चलते हैं फ्रॉड की तरफ। डेफिनेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन में भी था, तो क्या फर्क है? उसमें था विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, इसमें है विद इंटेंशन टू डिसीव। या अच्छा, ये एक डेफिनेशन कंप्लीट, ये एक सिचुएशन अलग है। फिर इसके बाद एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या है? यहां पे कहानी में नया ट्विस्ट आ गया एक्टिव कंसीलमेंट से। एक होती है कंसीलमेंट, एक होता है एक्टिव कंसीलमेंट। जानबूझ के एक्टिव स्टेप्स लेके किसी चीज को छुपाना।
मुझे बताइए, अगर बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, फॉल्ट है, क्या सेलर के ऊपर लायबल है, जिम्मेदारी है कि वो बायर को डिफेक्ट बताए? बायर की जिम्मेदारी है वो चेक, लेट द बायर बी अवेयर। तो अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है लेकिन सेलर बायर को नहीं बताता, ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर सेलर ने उस फॉल्ट को जानबूझ के छुपाया, पैकिंग वगैरह के जरिए से, पॉलिश वगैरह करके, ऐसे कि पता ना चले, पता था, जानबूझ के एक्टिव स्टेप्स लेके छुपाया, तो फिर वो फ्रॉड है, वो एक्टिव कंसीलमेंट है, वो फ्रॉड है। फ्रूट खराब था लेकिन उसने लेडी के ऊपर रख दिया वैसे, तो ये फ्रॉड नहीं है, लेकिन उसने उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया, ये उसने एक्टिव स्टेप्स लेके डिफेक्ट को छुपाया, ये फ्रॉड है, एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड है। और एम्प्टी प्रॉमिस का मतलब क्या है? खाली वादा जो पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में क्या होता है? चेक दिया, पेमेंट करने का कोई इरादा नहीं है। एम्प्टी प्रॉमिस का मतलब क्या है? कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में चेक दिया, पूरा करने, पेमेंट करने का कोई इरादा नहीं है। फिटेड आर डिक्लेयर्ड एक्ट, जो भी लॉ ने इसके अलावा भी कह दिया वो भी फ्रॉड समझा जाएगा। जी समझा जाएगा, बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं, ठीक है, हम भी समझ लेंगे फ्रॉड। फिटेड आर डिक्लेयर्ड एक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ फिट करेगा, जो भी डेफिनेशन यहाँ पे, जो भी एग्जाम्पल फिट करेगा या डिक्लेयर कर देगा कि फ्रॉड है, हम भी उसको मान लेंगे कि वो फ्रॉड है। कंसेप्ट हो गया फिट? यस। एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड, ये एम्प्टी प्रॉमिस ना केस स्टडी में उसने 2 दफा चेक किया हुआ है कि एक पार्टी ने चेक दिया और उसके बैंक अकाउंट में पैसा ही कोई नहीं है, तो हमने कहा ये फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है? एम्प्टी प्रॉमिस। डेफिनेशन क्लियर हो गई? अब देखें, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड की डेफिनेशन में पहले वाला पॉइंट कॉमन था, लेकिन ये दूसरा और तीसरा कॉमन नहीं है। पहला भी कॉमन नहीं था, शाबाश शाबाश, पहला भी कॉमन है। ये इंटेंशन और अनइंटेंशन, आधा कॉमन था, आधा कॉमन नहीं था। एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के एसेंशियल क्या? जैसा हमने मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स पढ़े थे, उसी तरह फ्रॉड के भी एसेंशियल्स हैं। पहला एसेंशियल, बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो उधर मिस रिप्रेजेंट के पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट गलत स्टेटमेंट दे, या उसका एजेंट कि थर्ड पार्टी ने गलत स्टेटमेंट दी, वो फ्रॉड नहीं है। पार्टी तो मिस रिप्रेजेंटेशन में था, इधर भी है। एक जगह याद की, एक तीर से 2 शिकार, इसी को तो कहते हैं। फिर इसके बाद फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, वो स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, बिल्कुल, ये तो उधर मिस रिप्रेजेंटेशन में भी था, इधर भी था। फिर रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट होनी चाहिए, ओपिनियन वगैरह नहीं होने चाहिए, उधर भी था। एक्टेड अपॉन इट, इसको पर एक्ट किया हो, और सफर्ड लॉस, नुकसान भी हुआ हो, नुकसान भी हुआ हो। अच्छा, वो मुझे वो घोड़े वाली केस स्टडी याद आ गई। एक बंदा घोड़े बेच रहा था और उसने साथ में डॉक्टर का जाली सर्टिफिकेट लगाया था कि घोड़ा बिल्कुल ठीक है, घोड़ा पागल था। बंदा आया, उसने डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं देखा, घोड़े को देख के कहा क्या खूबसूरत कलर है इसका, और खरीद लिया। अब फ्रॉड है कि नहीं है? फ्रॉड नहीं है। अच्छा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखा, ठीक है, और घोड़े को खरीदा और आगे चल के दूसरे बंदे को घोड़ा बेच दिया, अब वाइडेबल नहीं है, वाइडेबल नहीं है। घोड़े को लेके गया, घोड़े ने रास्ते में दुलत्ती मारी उसको, और उसको हो गया नुकसान, और डॉक्टर को उसने पैसे अदा किए इलाज के लिए। हाँ, मैं घोड़े से पैसे नहीं लेगा, वो दूसरी दुलत्ती भी मारे। तो सफर्ड लॉस, लॉस सफर हुआ, फिर फ्रॉड का केस आएगा, वरना नहीं। क्योंकि फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक फर्क और भी है इफेक्ट में। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, खत्म कहानी, स्वाय 5 एक्सेप्शन के। फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल भी है, और जो आपको लॉस हुआ उसे डैमेजेस भी अदा करने, डैमेजेस भी मिलेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस नहीं थे, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन पार्टी खुद इनोसेंट थी। इनोसेंट पार्टी को लॉ कुछ नहीं कहता,
लेकिन यहाँ पे तो जिस बंदे ने फ्रॉड किया उसकी वजह से नुकसान, तो बताइए नुकसान का हर्जाना भी उससे लेना चाहिए कि नहीं लेना है? डैमेजेस, डैमेजेस। तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या? अब ये फ्रॉड के एसेंशियल आ गए, वही एसेंशियल है, एक फर्क है सफर्ड लॉस। शाबाश। फ्रॉड के केस में सफर्ड लॉस है, मिसरिप्रेजेंट के केस में सफर्ड लॉस, ये फर्क है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। और बाकी के 4 मिसरिप्रेजेंटेशन में भी है एसेंशियल और फ्रॉड में भी है। कौन कौन से? बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट एज टू फैक्ट, एक्टेड अपॉन इट, ये 4 कॉमन है। सफर्ड लॉस वाला फर्क है। अगर एसेंशियल पूरे हो गए फ्रॉड है, एसेंशियल पूरे हो गए, सारे एसेंशियल पूरे हो गए, फ्रॉड है। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। और अब की बार डैमेजेस भी क्लेम हो, क्योंकि लॉस हुआ ना, लॉस हुआ, इसी वजह से डैमेजेस भी होंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा। वो ही 5, कौन सी वाली 5? ऑर्डिनरी डिलीजेंस से अगर आइडेंटिफाई कर सकते थे, नॉट एक्टेड अपॉन द बेसिस ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, थर्ड पार्टी एक्वायर्ड इंटरेस्ट इन गुड फेथ, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू रीजनल पोजीशन, एक रह गया, टेक्स बेनिफिट आफ्टर डिस्कवरी। 5 पूरे हो गए। एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड भी क्लियर। फ्रॉड, अच्छा फिर थोड़ी सी डिस्कशन है, क्या साइलेंट रहना फ्रॉड है? साइलेंस हमारे लॉ में 2-3 जगह पे डिस्कस हुआ है ये वर्ड। एक तो वो एक्सेप्टेंस वाले में, साइलेंस एक्सेप्टेंस है कि नहीं? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्ट। वहां पे एक फ्रॉड वाले में कि साइलेंट रहना फ्रॉड है कि नहीं। और फिर है वो पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल में और एजेंसी बाय एस्टॉपल में, कि अगर कोई पर्सन हमारे सामने स्टेटमेंट दे कि वो हमारा पार्टनर या एजेंट है और हम साइलेंट रहे, तो फिर एस्टॉपल, तो फिर वो पार्टनर या एजेंट। और माइनर का भी था, अगर माइनर 18 साल का हो जाए और 6 महीने तक साइलेंट रहे, तब भी वो पार्टनर बन जाए। साइलेंट का वर्ड बहुत सी, यहां पे भी साइलेंट का कंसेप्ट क्या कि चीजें बेचते हुए अगर उसमें डिफेक्ट है और आप साइलेंट रहते हैं, फ्रॉड है कि नहीं? क्योंकि खरीदने वाले की जिम्मेदारी है उसको चेक। हाँ, लेकिन अगर हमने बेचते हुए एक्टिव कंसीलमेंट की ना, फिर एक्टिव कंसीलमेंट में और साइलेंट रहने में फर्क है। साइलेंट में आप चीज एज इट इज सामने पड़ी हुई है और आप चुप हैं, ये साइलेंस है, ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको एक्टिव स्टेप्स लेते हुए उसके डिफेक्ट को छुपाया और फिर चुप रहे, अब फ्रॉड है। लेकिन अब फ्रॉड साइलेंस की वजह से नहीं है, एक्टिव कंसीलमेंट की वजह से है। ठीक है, तो साइलेंस और फ्रॉड। लेकिन कुछ केसेस में फ्रॉड हो जाता है साइलेंट रहना, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और या व्हेन इट इज ड्यूटी, फिड्यूशियरी। साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। भाईजान ये सेब खरीद रहा है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है तो मुझे बता दे। ये साइलेंट रहते हैं तो मैं एज्यूम करूंगा कोई गड़बड़ नहीं है। इनका साइलेंट रहना यस है, ये है साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज, जब पार्टी के जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो अटमोस्ट, तो उसमें जैसे वालिदैन के दरमियान में, ठीक है, तो अब बाप की जिम्मेदारी है कि अगर वो बच्चों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है बताए। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इसी का नाम ट्रस्ट ऑब्लिगेशन। तो इसमें इन 2 एक्सेप्शन, नॉर्मल रूल क्या है? साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन इन 2 एक्सेप्शन में मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड में फर्क है। तो खुद बता दो। इंटेंशन क्या? इसमें इंटेंशन नहीं है, इसमें है। रेमेडीज, इसमें सिर्फ एक रेमेडी है, क्या? वाइडेबल, और इसमें वाइडेबल प्लस डैमेजेस। ये तो हो गया डिफरेंस। सिमिलैरिटी क्या है? ऐसे ना 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 ना, एक तो थोड़ी सी डेफिनेशन सिमिलर है, फॉल्स रिप्रेजेंट थोड़ी सी का,
फास्ट रिप्रेजेंटेशन, और एसेंशियल्स भी सेम है, और कॉन्ट्रैक्ट कब वाइडेबल नहीं होगा वो भी सेम है, तकरीबन सेम है, तकरीबन। ये सफर लॉस फ्रॉड में आ जाता है ना, ये मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं था। अब क्या रहे मिस्टेक जैसे जितना कह रहा हूं उतना ही याद करना है आपने, ज्यादा आपने एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाना। आप लेक्चर के दौरान में भी एग्जाम्पल इधर उधर की खींच लाए थे, वो छोटा सा कंसेप्ट मुश्किल हो जाता है। सिंपल, जितना एग्जाम में टेस्ट करेगा उतना। मिस्टेक दो तरह की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का रूल क्या है? यूनिलैटरल वैलिड, बाइलैटरल वाइड। यूनिलैटरल पता ना, एक पार्टी की तरफ से, बाइलैटरल दोनों। यूनिलैटरल मिस्टेक वैलिड, बाइलैटरल मिस्टेक वाइड। मिस्टेक ऑफ लॉ, पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक है वैलिड, फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो वाइड नहीं लिखना, कहना है वही जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यानी यूनिलैटरल वैलिड, बाइलैटरल। ये याद कर लेंगे। तो मिस्टेक की दो टाइप्स कौन कौन सी है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलैटरल है तो, बाइलैटरल है तो। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, अगर वो यूनिलैटरल है तो नहीं, सॉरी, मिस्टेक ऑफ लॉ पाकिस्तान, अच्छा आपने भी बता दिया। मिस्टेक ऑफ लॉ में तो पाकिस्तानी लॉ और फॉरेन लॉ है ना। मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी यूनिलैटरल है तो, बाइलैटरल है तो। क्लियर? ये था हमारा फ्री कंसेंट। पांचों की पांचों चीजें डिस्कस, कोई रह तो नहीं गई? फिर गिन ले। पहली चीज कौन सी थी? कोर्शन, वो हो गया। अनइन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, खत्म कर। अच्छा, इस चैप्टर में चैप्टर 4 में दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? वाइड। तो अब जो एग्रीमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वाइड है। पहला एग्रीमेंट आंसर, जिसके टर्म एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है, ठीक है। चीज बेचेंगे ऐसी प्राइस पे जो बड़ी ही रीजनेबल प्राइस होगी, बड़ी अच्छी प्राइस पे आपको ये चीज बेच देंगे, हम खरीद लेंगे। अनसर्टेन टर्म एंड कंडीशन, वाइड। इलीगल एग्रीमेंट, जो कानून मना करता है फिर भी आपने कर लिया। सिगरेट नहीं है, चर्च। हाँ, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स, उड़ के दिखाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊं। इनकम्पिटेंट पर्सन, माइनर पर्सन, अनसाउंड माइंड, ठीक। लेकिन इसकी डिटेल हमने पढ़ ली है। विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट कंसिडरेशन, वाइड। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन थे कि कुछ केसेस में एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है। एक्सेप्शन याद है आपको? आप बताएं, कल पढ़ी थी ना। एक मिनट है, ये भाई मुझे बता दे कोई सी दो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जिनमें वैलिड होता है। कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं, वो जो है आई कैप सबसे ज्यादा केस स्टडी में पूछता है, मुझे वो वाली एग्जांपल बताना पहले। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर, लव एंड अफेक्शन, टाइम बार डेट, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी। एक और भी था, चार हुए अभी, 5 नहीं बोल। एक मिनट है रे, पहले आपने बोला एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर, लव एंड अफेक्शन, फिर आपने बोला कंप्लीटेड गिफ्ट, फिर आपने बोला चैरिटी, फिर टाइम बार डेट, पास वॉलंटरी सर्विसेज। हाँ, ये नहीं बोला था पहले। राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, वो तो टाइम बार डेट की आगे कंडीशन है। 3 कंडीशन थी टाइम बार डेट की ना। एक थी ये कि टाइम बार हो ड्यू टू लिमिटेशन एक्ट की वजह से, दूसरा इन राइटिंग हो, तीसरा रजिस्टर, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड हो, और फिर था साइंड बाय पर्सन या उसका एजेंट। ये 3 कंडीशन थे। तो आप ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए टाइम बार डेट को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन को भी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उसकी 4 कंडीशन थी, टाइम बार डेट की 3 थी, एग्रीमेंट अकाउंट ऑफ नेचुरल 4 कंडीशन थी। नियर रिलेशनशिप हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड हो, और साइंड हो। हाँ जी, ठीक है।
एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ मैरिज वाइड, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड वाइड, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वो नहीं लिखा, वो एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी लिखा, अभी लिख देते हैं, ये ले एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये लीगल प्रोसीडिंग्स लिखा हुआ है। वेजरिंग एग्रीमेंट, जुए का एग्रीमेंट, ये भी वाइड है। वाइड एग्रीमेंट के साथ जो कोलैटरल एग्रीमेंट होगा वो भी वाइड होगा, बताया था ना। वाइड एग्रीमेंट के साथ जो कल एग्जांपल दी थी, इलीगल एग्रीमेंट के साथ लीगल को मिला भी, अच्छा पहले लीगल एग्रीमेंट रखे बाद में इलीगल रखे तो लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला फारिग है, वाइड है। लेकिन पहले इलीगल रखें बाद में लीगल, तो दोनों वाइड है। स्मगलिंग करेंगे और फिर उस स्मगलिंग से जो प्रॉफिट आएगा उससे रियल एस्टेट का काम शुरू करेंगे, सारे का सारे वाइड। कोलैटरल, तो ये किस वजह से वाइड, ये रियल एस्टेट वाला हालांकि वैलिड है, किस वजह से वाइड हुआ, क्योंकि ये कोलैटरल है, डिपेंडेंट है। वाइड एग्रीमेंट के साथ जो चीज जुड़ेगी वो भी वाइड हो जाएगी। भाई वाइड एग्रीमेंट के साथ कोई और एग्रीमेंट जुड़ेगा तो वो भी वाइड हो जाएगा। अच्छा अब ये एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड है, ये उसकी दो एक्सेप्शन है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड का मतलब कि आप किसी को रोक दे कि भैया तुमने ये काम नहीं करना, वरना पाकिस्तान में आपको होता है हर इंसान को खुली इजाजत है, वो कोई भी लॉफुल प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहे कर सकता है। लेकिन कुछ केसेस में रोका जा सकता है। कौन से केसेस? सेल ऑफ गुडविल और एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। सेल ऑफ गुडविल का मतलब क्या है? बिजनेस का नाम बेच दिया, बिजनेस को बेच दिया, और बिजनेस का नाम एक ही बात है ना, बिजनेस को बेच दिया तो साथ में नाम भी बिकेगा, तो सेल ऑफ गुडविल या सेल ऑफ बिजनेस एक ही बात। एक केस स्टडी में उसने कह दिया कि ए ने बी को अपना सारा बिजनेस बेच दिया, तो स्टूडेंट कहने लगे सर इसमें गुडविल तो है ही नहीं, तो बिजनेस में सारा कुछ ही आ गया। सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ गुडविल। अगर आप नाम बेच दे तो आप उस नाम के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, जाहिर है, तो नहीं कर सकते ना। सेल ऑफ, जब आप किसी को बिजनेस सेल करते हैं, गुडविल सेल करते हैं, तो जो बायर है वो आपको मना कर सकता है कि आप सिमिलर नेम के साथ सिमिलर बिजनेस इस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं कर सकते। लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है, कहता है हाँ आप रोक सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन वैलिड है इफ रिस्ट्रिक्शन सिमिलर बिजनेस के लिए हो, और उस वक्त के कब तक हो? उस वक्त तक जब तक बायर सेम बिजनेस कर रहा है। अगर बायर बिजनेस छोड़ दे फिर आप कर सकते हैं। और रीजनेबल लोकल लिमिट का मतलब क्या है? उस एरिया में, वो याद है वो रेलवे स्टेशन वाली एग्जांपल, वो स्वीट्स वाली एग्जांपल, मिठाई बेचता था रेलवे स्टेशन, उसने कहा दोस्त है भाई तुम इधर रेलवे स्टेशन से जाओ, अंदरूने शहर जाके दुकान खोलो, और अंदरूने शहर जाके जब उसने दुकान खोली उसका काम वहां पे नहीं चला, वो वापस आ गया था, याद है? तो ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड था कि नहीं था? हमने ये देखा कि क्या वो सेल ऑफ गुडविल है कि नहीं, उसमें सेल ऑफ गुडविल नहीं थी, तो नहीं रोका जा सकता। अब दो एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों में ज़हन में रखिएगा फर्क। अगर मैं इन भाईजान से कहूं कि आपकी भी दुकान इसी मार्केट में, मेरी भी, ये 1 लाख रुपया पकड़ें और दुकान किसी और जगह शिफ्ट कर दें, इस मार्केट में अब आपने काम नहीं करना, ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड है, ये वैलिड है कि वाइड? क्यों? ये सेल ऑफ गुडविल का केस नहीं है, सेल ऑफ गुडविल का केस नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें वैसे ही पैसे दिए हैं, इनके बिजनेस नहीं खरीदा। और अगर मैं इनसे कहूं कि जी अपना पूरे का पूरा बिजनेस मुझे या गुडविल बेच दें, मुझे बिजनेस या गुडविल बेच दें, और फिर ये बाहर गए, अब वैलिड है, अब मैं इनको वापस आने से मना कर सकता हूं। तो मेन प्रोविजन क्या है? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड होते हैं, लेकिन ये दो केसेस हैं जब एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वैलिड होंगे। पहला जब सेल ऑफ गुडविल होगी, लेकिन इसकी भी कंडीशन है सिमिलर बिजनेस, ये ना हो सके भाई मिठाइयां का बिजनेस आप तुम्हें दर्जी हो गया, दर्जी का काम करो, मैं दर्जी का भी नहीं करना, भाई वो मिठाइयां बेचने का दर्जी वाला करना चाहे कर ले, मोची वाला करना चाहे कर ले, मिठाई वाला काम सिमिलर बिजनेस,
और जब तक मैं बायर बिजनेस और रीजनेबल लोकल लिमिट, अब ये तो नहीं कि भाई अब मिठाइयां नहीं बेचनी इस मार्केट में और मैं साथ में कह दूं पूरे पाकिस्तान में भी नहीं बेचने, तो ये रीजनेबल लोकल लिमिट नहीं है। और मैं कह दूं कि जी पूरे पंजाब में नहीं बेचनी, रीजनेबल लोकल नहीं है। और मैं कह दूं पूरे शहर में नहीं बेचने, ये भी वैसे ये कोड डिसाइड करे आप कहते हैं रीजनेबल क्या है क्या नहीं, ये वो बाजुकात नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे उबर करीम को बाय कर ले, ठीक है, उनके बिजनेस को, और करीम वाले कहें अच्छा ठीक है हम कराची में तो बिजनेस खत्म कर रहे हैं, लाहौर में चलाते हैं। लेकिन अब चूंकि उसका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में था तो यहाँ पे रीजनेबल लोकल लिमिट पूरा पाकिस्तान होगा। लेकिन मिठाई वाले बिजनेस तो ज़ाहिर है एक मार्केट को ही सर्व करता है ना, वो किसी दूसरे शहर में जाके बिजनेस करना कर सकते। तो बड़ा रीजनेबल लोकल लिमिट केस टू केस वेरी करता है, एग्री करते हैं। और एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ये तो खूब खूब याद होगा हमें, ये तो पार्टनरशिप में भी बड़ा था। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। क्या हम एग्जिस्टिंग पार्टनर को बाइंड करके तूने और कोई काम नहीं करना, सिमिलर बिजनेस से भी रोक सकते हैं, डिसिमिलर से भी रोक सकते हैं पार्टनरशिप। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा पार्टनर कोई भी, लेकिन डिसिमिलर कर सकता है। अगर आप डिसिमिलर बिजनेस से रोकना चाहते हैं एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पार्टनर अपनी पूरी तवज्जो पूरा वक्त इसी बिजनेस को दे। मकसद ये होता है डिसिमिलर बिजनेस से रोकने का। और सिमिलर बिजनेस से रोकने का मकसद क्या होता है कि इधर के ग्राहक उधर अपनी तरफ ना ले जाए। आउटगोइंग पार्टनर को भी रोका जा सकता है बिजनेस करने से, बिल्कुल, कि भाई आप अलहदा हो रहे हैं, आपने 2 साल 3 साल तक, लेकिन इसकी इनकी जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो ये सिमिलर यही है, यानी ये वाली कंडीशन पार्टनरशिप वाले केस में भी अप्लाई होती हैं। जरा देखें, मुझे भूल गया मैं, देखें वही 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 सेम ही है, बिल्कुल ठीक। एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कानून का दरवाजा खटखटाना, कानून से मदद लेना हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन कुछ केसेस में आप उसको इस बुनियादी हक से महरूम कर सकते हैं। वैलिड डिस्प्यूट पर अगर यह तय कर लिया जाए डिस्प्यूट है, कोर्ट कचहरी नहीं जाना, उधर टाइम लग जाता है, आर्बिट्रेशन की तरह चलता है। ये पढ़ा था ना हमने आर्बिट्रेशन एक्ट, फायदे याद है ना आर्बिट्रेशन के। तो अगर ये कहा जाए कि कोर्ट में नहीं जाएंगे आर्बिट्रेशन में जाएंगे, प्रोविजन वैलिड। अगर कोर्ट में जाएंगे लेकिन कोर्ट ने जो फैसला कर दिया ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं करेंगे, ये भी वैलिड। और अगर एक केस 2 शहरों में फाइल हो सकता है और एक डिसाइड कर लिया जाता है तो बिल्कुल दूसरे में फिर केस फाइल। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है, सैमसंग कंपनी ने अपना कंपनी फैक्ट्री खोली कराची में, मैं बाहर बैठा हूँ लाहौर में और मैंने मोबाइल खरीदा। अब जो एग्रीमेंट वारंटी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई और आपने हमारे पे केस फाइल करना हुआ तो वो सिर्फ कराची के कोर्ट्स में आप फाइल कर सकते हैं, लाहौर के कोर्ट में नहीं। अब लाहौर के कोर्ट में एक स्पेसिफिक कोर्ट को चूज किया ना 2 इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट में से, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल। अब अगर मोबाइल खराब निकलता है मैं लाहौर की कोर्ट में केस कर सकता हूं, कराची की कोर्ट में करना पड़ेगा। भाई ये बात समझ आ गई? वर्ड एग्रीमेंट क्लियर? चैप्टर हो गया पूरा? अगला चैप्टर कौन सा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट का हाँ कॉन्सेप्ट क्या है? डेफिनेशन ऐसे ना हाथ रखिएगा, हाँ शाबाश 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 शाबाश, 2 मिनट ऐसे ही हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? अगर आप पास हो गए तो आपके फर्ज कीजिए घर वाले वालिद साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा है ना, सच अल्लाह करे वैसे सचमुच पास हो जाएं आप,
देना ही पड़ेगा। तो आपको बाइक दूंगा, ये कंटिंजेंट क्यों? आपको बाइक नहीं मिलेगी तब तक ये पास नहीं होंगे। यहाँ एग्रीमेंट ये हो, अगर आप पेपर में पास होंगे, आपके दोस्त ने कहा अगर तुम पेपर में पास हो गए ना तो मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 1 लाख रुपए में बेच दूंगा, जाओ। तो ये है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंडेंट हो किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट हो कि कुछ किया जाएगा, क्या? इफ सम कोलैटरल इवेंट हैपेंस, अगर कोई कोलैटरल इवेंट हैपन हो तब कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। टू डू समथिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? कंटिंजेंट। अगर आप पास हुए तो ये गाड़ी 1 लाख रुपए में बेच दूंगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग क्या है? गाड़ी बेचना। कोलैटरल इवेंट क्या है? पास होना, जो अनसर्टन है। लेक्चर के दौरान में तो आपने कहा था इम्पॉसिबल है सर, वो तो वाइड है। अच्छा अनसर्टन है, हाँ इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन सर्टन भी नहीं है, अनसर्टन है। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो में अगर आपकी फैक्ट्री में आग लगी तो जितना नुकसान हुआ हम अदा करेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, नुकसान भरेंगे हम। कब? इफ सम कोलैटरल इवेंट क्या है? अच्छा यहां पे डेफिनेशन हम ये समझाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग इफ कोलैटरल इवेंट हैपेंस। स्टूडेंट क्या याद करता है? जिस कॉन्ट्रैक्ट में इफ का लफ्ज आ गया ना वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जामिनर कहता है अच्छा अब देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता जिसमें इफ का लफ्ज आएगा और वो कंटिंजेंट भी नहीं होगा। मैं आपको गाड़ी दूंगा उस इफ यू गिव मी 100,000, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ये तो मेन कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन है। मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा ओनली इफ यू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर मी, वो तो देने, वो तो कंसिडरेशन है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो ये रूल गलत है, इफ आ गया तो कंटिंजेंट। हालांकि हर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इफ आता है, लेकिन बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी है जिनमें इफ आता है और वो कंटिंजेंट। आपने देखना है उसमें इवेंट कौन से है। 2 इवेंट हुए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एसेंशियल्स क्या है? डिपेंडेंस ऑन फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट कोलैटरल हो, मेन ना हो, कोलैटरल हो। अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे घर तो मैं 50 लाख दूंगा, ये मेन इवेंट है, ये कोलैटरल नहीं है। और इवेंट अनसर्टन हो, इम्पॉसिबल ना हो। इम्पॉसिबल होगा तो वो वाइड हो जाएगा, वो फिर कंटिंजेंट थोड़ी रहेगा। तो ये अनसर्टन होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये भाई ने कहा सर सर्टन है, मैं इंशाल्लाह पास होऊंगा, पक्की बात है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बड़ी बात कर रहे हो। हाँ बिजनेस, ये भाई बिजनेस लॉ में इन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा, आप भी ये कहते हैं कि सर्टन है मैं पास हो जाऊंगा, पक्की बात है। कैमरे की तरफ देख के कहें मैं वादा करता हूं, मैं पूरे यकीन से क्या भाई, क्या जल्दी के जल्दी के बाद नहीं सर ना ऐसे नहीं, ठीक है कल हाँ शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ। कैमरे की तरफ देखे मैं इंशाल्लाह पास होऊंगा, कैमरे की तरफ देखे हाथ हिला दे, हाथ वो देख रहे ये भाई पास होंगे। आप कहते हैं ये क्या बात, कैमरे की तरफ देखे मैं सर्टन है इस दफा इंशाल्लाह पास होऊंगा, इंशाल्लाह जरूर कहना है। वो कैमरे की तरफ देखे वादा कर, वादा जल्दी कर, यकीन है आपको पास हो जाएंगे। कैमरे की तरफ देखे कहें, खड़े होके कहें मुझे थोड़ा सा शक है। हाँ बस अभी क्या शपथ शपथ शपथ, हाँ 6 नहीं आप रहने दे, कफारा अदा करना पड़ जाएगा। वेजरिंग, आप आगे चलते हैं। वेजरिंग वर्सेस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, बिल्कुल है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वैलिडिटी, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, इसमें दोनों में, लेकिन इसमें मेन इवेंट है, इसमें कोलैटरल है। इसमें एक बारिश हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बारिश हुई। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, कंटिंजेंट में इंटरेस्ट होता है, वेजरिंग में नहीं।
पाकिस्तान की टीम जीती इंडिया से तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हार गई तो तुम्हें, हमारे कोई फर्क पड़ता है पाकिस्तान जीते या हारे? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी PSL पूरा देखना है हमने, चाहे कोई भी टीम जीते या हारे। कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टीज का, रियल इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तो ये जुए में होता है ना। वरना अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तो कंपनी का रियल आग लगने या ना लगने में उसका इंटरेस्ट इफेक्ट होता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली होते हैं, वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वो वन साइडेड होता है। यहाँ तो आपने पैसे देने हैं या मैंने आपको, कंसिडरेशन तो बदले में कोई नहीं ना होती। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पढ़ा था कल, इसकी रिवीजन है इस वाले चैप्टर की, रेसिप्रोकल वाले की। अब आते हैं रूल्स, और मुझे लग रहा है कि इस दफा वो एग्जाम में रूल्स पूछ लेगा रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, दोनों में से कोई एक। अब रेसिप्रोकल वाले तो कल पढ़ लेंगे, रूल्स कंटिंजेंट परफॉर्मेंस वाले। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट होता है यानी डिपेंड कर रहा होता है। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट, अब ये एग्जांपल जहन में रखें तो बात समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग, और एक है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। नहीं बात समझ आई? बारिश नहीं, दोनों एक एग्जांपल से कर। मैं कराची का ट्रेडर हूं, मैंने लोकल ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट किया, क्या अगर मेरा बहरी जहाज चाइना से वापस आया तो मैं आपको वो चीज 1000 रुपए यूनिट के हिसाब से बेचूंगा, मैं वो चीज 1000 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग। अगर वो जहाज कराची आया, ये है कोलैटरल इवेंट, ये है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग। मेरा जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग, के हुआ तो वरना नहीं। आपको पता है कंसीडरेशन टू डू की होती है तो नॉट टू डू की भी होती है। तो उसी तरह कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग हो सकता है ना, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन नॉन हैपनिंग भी हो सकता है। मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साथ ही साथ इंश्योरेंस वाले से भी कर लिया। इंश्योरेंस वाले ने मुझे क्या कहा, सर, मैंने कहा मुझे डर लगता है जहाज डूब ना जाए। उसने कहा सर अगर आपका जहाज वापस ना आया हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। इंश्योरेंस वाले ऐसे जब डूब जाता है तो देते हैं ना। तो यहां पे ये है एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग की, कि जब जहाज आएगा 1000 रुपए के हिसाब से आपको बेचूंगा माल। और ये है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग। इंश्योरेंस वाले ने क्या कहा, अगर जहाज ना आया, ये जहाज आया, ये जहाज ना आया तो हम आपको 1 करोड़ रुपया अदा करेंगे। बताइए पहले एग्जांपल क्लियर हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग यानी मेरा एग्रीमेंट हुआ, जहाज आया तो 1000 रुपए के हिसाब से चीजें बेचूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कब इन्फोर्स करवा सकता हूं, कब नहीं, कब भाई रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब यही है ना, कब इन्फोर्स करवा सकता हूं कब नहीं। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल इफ इवेंट हैपेंस, जहाज आ गया तो ये मैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं, लाओ भाई माल। और कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल इफ इवेंट डज नॉट हैपन विद इन टाइम, अगर टाइम समटाइम टाइम स्पेसिफाई होता है समटाइम नहीं होता। अगर जहाज वापस नहीं आता विद इन टाइम, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लगा दिया था 3 महीने के अंदर जहाज वापस आया तो आपको चीजें बेचूंगा, जहाज 3 महीने में वापस नहीं आता तो नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। या और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो जब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यानी जब जहाज डूब गया, नहीं समझ आई, फिर से सुने, नहीं आई ना 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 ना, मेरी तसल्ली नहीं हुई, आपने सोच के जवाब दिया। मेरा भाई के साथ एग्रीमेंट हुआ कि अगर 3 महीने में जहाज आ गया ना तो माल आपको 1000 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। दूसरे महीने जहाज आ गया, 2 महीने गुजर गए जहाज नहीं आया, अभी तो कुछ नहीं है, 3 महीने गुजर गए जहाज नहीं आया, अब नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे ना। 2 महीने बाद जहां पता खबर आई जहाज नहीं आया, खबर आ गई डूब गया जहाज, तो अब नहीं बेचेंगे,
इम्पॉसिबल हो गया मतलब कभी भी नहीं आएगा। अच्छा ला यहाँ पे ना एक टेक्निकल बताता है, कहता है जब 3 महीने गुजर जाए और जहाज नहीं आया ना, नहीं आया, तो ये भी नॉट इनफोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लेकिन ये कब खत्म हुआ? तीसरे महीने के एंड पे। लेकिन 2 महीने बाद अगर खबर आ गई जहाज डूब गया है, तो ये दूसरे महीने उसी खबर जिसने उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट फारग हो गया। अब इसमें 3 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। क्यों? कन्फर्म हो गया 3 महीने बाद भी नहीं आएगा। भाई ये बात समझ आई? ये था कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन नॉन। यही मैंने एग्रीमेंट किया इंश्योरेंस वालों के साथ। इंश्योरेंस वालों का बेफिक्र हो जाए, अगर आपका जहाज 3 महीनों में वापस नहीं आया, हम आपको करोड़ देंगे। टाइम को ऐड कर दिया हमने, टाइम को ऐड कर दिया ताकि कंप्रीहेंसिव सिचुएशन सामने है। 3 में अब अगर जहाज 3 महीने से पहले पहले आ जाता है तो पैसे नहीं मिलेंगे। अभी थोड़ी देर तो पहले तो आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है, वो हैपनिंग वाला था, ये नॉन है। इंश्योरेंस वाले के साथ तय क्या पाया है? अगर 3 महीने में जहाज नहीं आया वो 1 करोड़ रुपया देंगे। अगर 3 महीने के अंदर जहाज आ गया तो इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल इफ डज नॉट हैपन। अगर 3 महीनों में जहाज नहीं आता तो 3 महीने तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है, यानी इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। और अगर 2 महीने बाद खबर आ जाती है जहाज डूब गया तभी। अच्छा जरा सोच के बताइए, 2 महीने बाद खबर आ गई जहाज डूब गया है, इंश्योरेंस वाले पैसे कब देंगे? दूसरे महीने के एंड में के 3 महीने बाद? उसी वक्त। इम्पॉसिबल का ये इंपैक्ट है कि जिस वक्त इम्पॉसिबल हुआ उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट फारा। अब चाहे टाइम दिया नहीं दिया, बोला था तक पता चल गया ना, टाइम गुजरने पे भी नहीं होना। भाई कुछ समझ आए? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन। एग्जाम्पल बदली ना तो कंसेप्ट आपका ना मिक्स हो जाना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। एग्जाम्पल यही जो मैंने फिट किया ना आपके जहनों में, यही एग्जाम्पल लेके चलना है। कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग की क्या एग्जाम्पल है? जहाज आया तो 1000 के हिसाब से बेचो। और कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग, इंश्योरेंस वाले ने कहा जहाज नहीं आया तो पैसे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो पहले भी बढ़ चुके थे, पता नहीं यहाँ पे क्यों उसने भाई अच्छा पहले पहले हमने इम्पॉसिबल के ऊपर जोर दिया हुआ था, अब कंटिंजेंट के ऊपर। तो कंसेप्ट तो सेम है ना। चांद लाओगे तो शायद ये इसको भी प्यार से चांद कहते हैं। कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन। अच्छा ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल को सामने रख के लाने बनाया। एग्जाम्पल क्या? ये एग्जाम्पल के बगैर समझ नहीं, लेकिन पहले प्रवीण बता देता हूं। कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है किसी पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा अगर फ्यूचर का कंडक्ट पर्सन का इस चीज को इम्पॉसिबल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना विद इन डेफिनेट टाइम, विद इन डेफिनेट टाइम। ठीक है? फर्ज कीजिए चंदा ने चांद से कहा, हाँ चंदा ने चांद से कहा कि तो भैया इसी के ऊपर केस बना हुआ है, ठीक है? इसी के ऊपर चंदा ने चांद से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी 1 साल बाद, 1 साल बाद, ठीक है? और ये एग्रीमेंट हो, अगर तुम 1 साल के अंदर सीए कर लोगे, नहीं सीए नहीं हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, नहीं सॉरी, हाँ बीए कर लोगे, बीए कर लोगे, भाई बीए ठीक है ना, बीए कर लोगे, ये अब तो इम्पॉसिबल नहीं है। चांद बीए करने के लिए चला गया, कराची चला गया। 6 महीने बाद चंदा ने किसी और से शादी कर ली। अच्छा अब मुझे बताइए, अब 1 मिनट हरे, एग्रीमेंट अब वैलिड है कि वॉइड है?
वाइड, जब क्योंकि ये एग्रीमेंट डिपेंड करता था फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर, उस चंदा के फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड करता था, और उसने कुछ ऐसा काम किया कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल हो गया ना। अब चांद आया, चांद ने चंदा से पूछा ये तुमने क्या किया? अब चंदा कहे नो प्रॉब्लम, हमारा तो एग्रीमेंट 1 साल, अभी तो 6 महीने हुए हैं। लॉ क्या कहता है? मुझे बताइए, क्या चंदा चांद पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकता है कि नहीं? क्या चंदा ने एग्रीमेंट वाइड किया कि नहीं? एग्रीमेंट वाइड किया और इसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल हो सकता है। हालांकि चंदा के वकील, जो असल केस है ना, उसमें चंदा के वकील ने कोर्ट में जाके कहा सर ये अभी एग्रीमेंट वाइड नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था 1 साल का। हो सकता है 1 साल में जो चंदा का ये दूसरा बंदा है इसकी डेथ हो जाए, इसकी डेथ हो जाए, और उसके बाद साल पूरा होने पे चंदा फिर चांद से शादी कर ले। हालांकि लेकिन याद रखे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा ये ठीक है, लेकिन क्या ये विद इन डेफिनेट टाइम आप सर्टन है कि बंदा 6 महीने के अंदर मर जाएगा? हो सकता है मर जाए, सर्टन तो नहीं है ना, विद इन डेफिनेट टाइम। इसीलिए लॉ ने कहा ये एग्रीमेंट वाइड है। इसमें फ्यूचर कंडक्ट, जब कभी आप ये वाली एग्जांपल, यही एग्जांपल के साथ समझेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि जिस बंदे ने कानून बनाया ना, यही एग्जांपल जहन में रख के ये वाली प्रोविजन बनाई है। अब फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं अब समझ आती है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन, यानी चंदा की शादी। ये एग्रीमेंट उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा इफ कंडक्ट ऑफ चंदा मेक्स इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विद इन डेफिनेट टाइम, यानी चंदा किसी और से शादी कर ले। अब हालांकि चांद से भी पॉसिबल है अगर ये मर जाए और उसके बाद, लेकिन वो विद इन डेफिनेट टाइम तो नहीं सर्टन ना पॉसिबल। बस ये ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे कहे बताओ लिखो रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, चारों लिखेंगे, 1 2 3 और 4 ना 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 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक भाई। कुछ को समझ आई? चले बाकी घर जाके रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ माइंड में मिल गए ना आपको। चले अभी जाते हुए इनको डिस्ट्रीब्यूट करते जाए। चले आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।